बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अशकीम मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। लें जी, इमरान खान की दरख्वास्त हो गई है मुस्तरद और एक बड़ा फ़ैसला जारी कर दिया गया है। फ़ैसला जारी किया गया है पेशावर हाई कोर्ट की जानब से, जहाँ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को असम्बलियों में ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें अलाट करने का मामला था और पेशावर हाई कोर्ट ने यह दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। यानी कि इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला जो है वो दुरुस्त करार दिया गया है, जिसके मुताबिक ये मखसूस नशिस्तें जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी थी वो दीगर पोलिटिकल पार्टीज़ को दी गई। तो लिहाजा अब इस फैसले के बाद कौमी असम्बली में तो हुकूमती इत्तेहाद के पास 2/3 अक्सरियत आ चुकी है, लेकिन इस 2/3 अक्सरियत का असर कहाँ कहाँ पे और क्या क्या पड़ेगा, इसका अंदाज़ा आप ख़ुद लगाएं। और अगर आप समझ चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं वीलॉग के आखिर में यकीनन आपको इसके बारे में जो है वो तफसीलात से बताऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ जनाब अडयाला जेल में परेशानियां बढ़ गई हैं और इमरान खान साहब पर क्या बीत रही है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि अडयाला जेल के डेथ सेल की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। और इसके साथ साथ आज के वीलॉग में मैंने आपके साथ दुबई एयरपोर्ट पर पेश आने वाले एक वाक़या का भी जिक्र करना है। और ये इसलिए ज़रूरी है कि बहसीयत पाकिस्तानी हमारे साथ दीगर ममालिक में क्या सलूक किया जाता है, ये मैंने रोदात आपके साथ रखनी है। तो सबसे पहले जिक्र करेंगे पेशावर हाई कोर्ट का, जहाँ से ये बड़ी खबर है। खबर यह है कि पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच जो कि जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही पर कायम किया गया था, इस बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले कानूनी तौर पे अपना केस पेश नहीं कर सके। और यहाँ पर भी वो इसी तरह नहीं वो कहते नहीं कि यार सिर्फ अल्लाह दे वास्ते मिन्नत तरलाइए, साड़ी गल मान लो, प्लीज़ हमारी मदद फरमा दें, कोई इस तरह का दलाइल थे, वरना कोई कानूनी दलाइल नहीं थे। यानी कि वहाँ पे जो सवाल उठाए गए बेंच की तरफ से, उन्होंने कहा कि जी अगर आज़ाद उम्मीदवारान जो हैं वो किसी भी सियासी जमात में शामिल ना हों और वो कि अपना एक ग्रुप तश्कील दे दें, तो क्या इस सूरत में उन्हें ये जो स्पेशल सीट्स हैं वो तनासुब से जो बनती हैं वो अलाट की जा सकती हैं। तो जिस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो कि आज अदालत में पेश हुए, कल ये नहीं गए थे, इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उन्हें किसी ना किसी पोलिटिकल पार्टी में मर्ज होना पड़ेगा। इसी तरह अदालत ने कहा कि जी जिस जमात में आप शामिल हुए, क्या उस जमात के पास कोई पहले से सीट मौजूद थी पार्लिमान में, तो उस पर भी जवाब वही था नफ़ी में कि जी नहीं। अदालत ने कहा कि आपने जिस जमात में शमूलियत इख्तियार की वो जमात पार्लिमान में वजूद ही नहीं रखती, और इवन के उस जमात के सरबराह ने खुद अपनी जमात के सिंबल से इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया, और फिर उसके अलावा कोई मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट जो है वो बर वक्त जमा नहीं करवाई गई। तो अब किस कानून के तहत आप ये क्लेम करते हैं कि हमें ये मखसूस नशिस्तें अलाट कर दी जाएं? तो खैर वो इसका कोई कानूनी नुक्ता तो नहीं दे सके, लेकिन उनका ये कहना था कि जी हम एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हैं और आइन हमें पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होने और पॉलिटिकल पार्टी बनाने का भी हक देता है, और इसी तरह हमारी जब ये सीटें आ गई हैं तो इसके अगेंस्ट जो मखसूस नशिस्तें बनती हैं वो सिर्फ हमारा हक है। तो अदालत ने कहा कि जी अब आपका हक तो नहीं बनता, क्योंकि वहाँ पे तो कोई आपने लिस्ट जमा ही नहीं करवाई। शेड्यूल के मुताबिक जब लिस्ट जमा करवानी थी तब आप नहीं करवा पाए, अब आपको ये नशिस्तें अलाट नहीं की जा सकती। और इसी तरह अदालत के सामने ये सवाल भी था कि अगर ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अलाट ना की जाएं और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी ना दी जाएं तो क्या होगा। तो इस पर अदालत ने जो जवाब दिया है, या जो अदालत ने इस मसले का हल निकाला है, जो ऑब्जर्वेशन दी है, उन्होंने कहा कि जी पार्लिमान में ख़वातीन और अक़लियतों की जो नुमाइंदगी है ये आइनी तकाज़ा है। अगर एक ग्रुप ने या एक जमात ने जो है अपना काम पूरा नहीं किया तो उसकी सज़ा उस तबके को नहीं दी जा सकती जिनकी नुमाइंदगी होनी है। तो लिहाजा इसलिए उनकी नुमाइंदगी वहाँ पे होना ज़रूरी है। यानी कि अदालत की इन ऑब्जर्वेशन ने इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को भी उसकी तायद की है, मोहर तस्दीक सबत की है कि एक कानूनी जवाज़ पेश कर दिया है जिसके मुताबिक ये सीट्स दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को अलाट की गई हैं। अब कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली और इसी तरह सिंध असम्बली में तो जो ख़वातीन और अक़लियती मेंबर्स आए थे उनका हलफ हो चुका है, लेकिन इस फैसले के बाद
अब पेशावर हाई कोर्ट ने जब कह दिया तो फिर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी जो नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं हुआ था, तो फिर वो हलफ जो है वो उठाएंगे। अगर उनको हलफ उठाने से रोका जाता है तो फिर इसका मतलब है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले या तहरीक इंसाफ कह लें, ये खुद पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की जो है वो नफ़ी कर रही होगी और ये तौहीन अदालत की मुर्तकिब करार पाएगी। लेकिन इसका चांस बहुत कम है। वो इसलिए कम है कि देखें ना कि मामला स्मूथली चलना शुरू नहीं हो गए। वो अपना गंडापुर साहब जो बदमाशी दिखा रहे थे वो भी मुलाकात के लिए भी चले गए और बड़े अच्छे बच्चे की तरह मुलाकात में बैठे भी, हाथ बांध के खड़े भी रहे, बड़े अदब के साथ उन्होंने बातें सुनी भी और फिर उन्होंने आके अपना माफ़े ज़मीर मीडिया के सामने बयान भी किया। इमरान ख़ान से उन्होंने अपना ताल्लुक़ निभाया भी और इमरान ख़ान को उनकी औकात भी बता दी, क्योंकि जब उनसे पूछा गया था ना ये भी कि भी आपने क्या इमरान ख़ान को इत्मीनान में लिया इस मुलाकात से कबल, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने इत्मीनान में लिया, बल्कि उन्होंने कहा कि देखें जी मुझ पर मेरे सूबे की ज़िम्मेदारी है, मैं सूबे का चीफ मिनिस्टर हूँ, तो अपने सूबे के जो रियासती अमूर हैं उनकी अंजाम दही के लिए मुझे ही फ़ैसला करना है। तो वो सीधी सी मतलब उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में कहा कि केड़ा इमरान ख़ान, मतलब मैं इमरान ख़ान का पाबंद थोड़ी हूँ भी, वज़ीर आला वैसे भी एक बंदा वैसे भी नाअहल है यार, इमरान ख़ान एक नाअहल शख्स है, सज़ा याफ्ता शख्स है, उसके साथ अब किसने खड़ा होना है। और इमरान ख़ान तो ये चाह रहे थे कि किसी तरीके से ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वालों को मखसूस नशिस्तें मिल जाएं, तो कम अज़ कम ये जो हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी होनी है ये ना जा सके। अब 2/3 मेजॉरिटी को रोकना इनके लिए बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि उसके पीछे भी कोई ना कोई मंतक है ना कि वो 2/3 मेजॉरिटी क्यों रोकना थी, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, मैंने आपसे वादा कर रखा है। लेकिन उससे पहले हमने जनाब जिक्र करना है इमरान ख़ान की मुलाकातों के मामले पे, क्योंकि इमरान ख़ान के साथ, बल्कि इमरान ख़ान नहीं अडियाला जेल के तमाम कैदियों और हवालातियों के साथ मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई थी और इस दरख्वास्त पर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से समाअत की गई है। और इस समाअत के दौरान सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल असद वड़ाइच साहब भी अदालत के सामने पेश हुए हैं, क्योंकि अदालत ने इससे पहले भी बाज़ वकला को मुलाकात करने की और सियासी रहनुमाओं को मुलाकात करने की इजाज़त दी थी, लेकिन सुपरिटेंडेंट की तरफ से अदालत को ये बतलाया गया कि होम डिपार्टमेंट का एक नोटिफिकेशन भी है, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, लिहाजा इसलिए मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। लेकिन अदालत ने कहा कि जी इससे पहले जो आर्डर्स किए गए उस पर भी तो आपने अमल दरामद करना है, अगर आप अमल दरामद अदालती हुक्म पर नहीं करेंगे तो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई करना पड़ेगी। लेकिन सुपरिटेंडेंट ने जो वहाँ पे मौक़िफ़ दिया वो बड़ा लॉजिकल है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, अगर अदालत ये कहती है कि उनके केसेस का ट्रायल अदालत के अंदर जेल के अंदर हो रहा है तो वहाँ पे वकला को जाने की इजाज़त भी दी जाए, और वकला का ये और उनके क्लाइंट का ये बुनियादी हक है कि वो एक दूसरे से मिल भी सके, मुशावरत करना होती है ना केस पे। उन्होंने कहा जी हमने कभी इससे इनकार नहीं किया, लेकिन मसला ये है कि वहाँ पे कोई 20-20, 50-50 वकील आ जाते हैं, अब यही नहीं पता चलता कि असल वकील केड़ा है। बात तो ठीक है ना, अब कोई भी शख्स, कोई भी तहरीक इंसाफ का कारकुन, कोई रहनुमा, कोई MNA, कोई MP, कोई भी बंदा, वो जनाब अली वकला की जो यूनिफॉर्म है, काला कोट और अपना काली टाई लगा के और सफ़ेद शर्ट पहन के आ जाएगा और आके कहे कि जी मैं वकील हूँ और मैंने अंदर जाना है, वहाँ पे अदालत में जाना है, तो वो फिर जेल स्टाफ क्या करेगा, उनको कैसे रोके। तो वो कहते हैं जी वहाँ पे तो रोज़ाना की बुनियाद पे वकील आते हैं, अब किस किस वकील की मुलाकात करवाएं, सिक्योरिटी के इश्यूज तो हैं, और अगर रोकते हैं तो वहाँ पे फड्डा शुरू हो जाता है, लड़ाई शुरू हो जाती है। अदालत ने फैमिली मेंबर से मुलाकात का जो हुक्म दिया उस पर अमल दरामद किया गया, जो वकला और पार्टी के जो लीडरान हैं उनकी मुलाकातों का कहा गया उस पर अमल दरामद करवाया गया। लेकिन ये तो सिलसिला रोज़ाना की बुनियाद पर, एक ऑर्डर आज जारी होता है, वो ऑर्डर वन टाइम है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो वन टाइम है, लेकिन ये हर बार वो ऑर्डर लेके आते हैं, नहीं जी अदालत ने उदों क्या सी अज भी जाना है, जिस पर जनाब अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट से कहा है कि आप और इमरान खान के वकला शेर अफजल मरवत और दीगर जो हैं बैठ के एक मैकेनिज़्म तय कर लें और उसके मुताबिक आगे बढ़ा जाए। लेकिन ये जो है ना अपना कि जी जो आए उससे मुलाकात करवाएं, ये नहीं होगा जनाब। फैसला ये हुआ है कि 6 वकला इमरान खान से मुलाकात कर सकेंगे, और आई थिंक कि रोज़ाना की बुनियाद पे नहीं होगी, हफ्ते में शायद 2 मरतबा मुलाकात है। और इम्कानी तौर पे जिस वक्त ये वीडियो की जा रही तब तो नहीं, लेकिन बाद हो जाएगी। आज 4 वकला मुलाकात करेंगे जिनमें मुमकिन तौर पे शेर अफजल मरवत भी शामिल हो सकते हैं।
6 वकला को इजाज़त होगी, बाकी किसी ने उन्होंने कहा जी जेल से लागे नहीं फड़कन देना। तो ये मामला जो है वो तय हुआ है मुलाकातों का। और इसमें सरकारी वकील की तरफ से जो अदालत में बात रखी गई, तो वो सरकारी वकील ने कहा था कि जी ये भी देखें कि ये वहाँ पे जो है वो सियासी मामलात पे बातचीत की जाती है, तो लिहाजा इस पर ज़रा पाबंदी लगाएं कि ये मुलाकात में कानूनी और केसेस के मुतल्लिक मामलात पे बात करें, लेकिन सियासी अमूर पे बात ना की जाए। अदालत ने कहा कि आप इतनी बारीकी में ना जाएं। अच्छा, अदालत ने तो इस मामले को जो है वो सुना किया, लेकिन ये ना बड़ी अहम चीज़ है, क्योंकि इमरान खान सजा याफ्ता कैदी हैं। ये जो उसको उन्हें मौका फराहम किया जाता है ना कि वो हर बार वहाँ पे सियासी बयानबाजी भी करते हैं, वो अपने कारकुनों को सियासी पैगामात भी जारी करते हैं। मतलब किस कैदी को ये सहूलत हासिल है? ये चीज़ें जो है ना, इसका कोई मैकेनिज़्म बनाया जाना चाहिए। अगर ओपन ट्रायल होना है और ओपन ट्रायल में मीडिया ने जाना है, तो क्या मीडिया तमाम मुल्ज़मान के साथ इसी तरह जो है वो बातचीत करने का हक़ रखता है, अहल है, मतलब उसको इजाज़त होती है? ये चीज़ें जो हैं वो कम से कम इसको तो फिर इंतज़ामिया ने मैनेज करना है, लेकिन आड़े आ जाते हैं अदालती फ़ैसले। अदालती फ़ैसलों में कहा जाता है जी आप ओपन ट्रायल करें, लेकिन मेरा ख्याल है कि अदालती फ़ैसले में ये कहीं नहीं लिखा होगा कि जी इमरान खान को रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी इस्तेहकाक दिया जाए। इसको मैनेज मेरा ख्याल है कि इंतज़ामिया ने खुद करना है। अगर इंतज़ामिया एडिटोरियम में कोई इस तरह का मैकेनिज़्म बना लेती है कि मीडिया पर्सन सिर्फ केस को रिपोर्ट करें, ये इमरान खान की जो पैगाम रसानी की जा रही है ना, इसको ज़रा बंद करने की ज़रूरत है। और वैसे भी माशाल्लाह इमरान खान के लिए ये जो बाहर बैठे हुए हैं ना, ये यूथिया किस्म के जो नाम निहाज सहाफ़ी और यूट्यूबर्स हैं, वो बड़ा काम कर रहे हैं। वो मैं देख रहा था जनाब, ये वो क्या नाम है इनका, मोईद पीरज़ादा, उनकी एक ना वो ट्वीट थी, तो मसूफ़ ने दावा किया है कि जी इमरान खान पे जो पाबंदी लगा दी गई है ना मुलाकातों की, इमरान खान पे पाबंदी लगा के उन्हें फ़िज़िकल टॉर्चर किया गया है, यानी कि उनको जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। यार अजीब नहीं है? इमरान खान को कौन जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बना? इमरान खान तो खुद लड़ाई करता है रोज़ाना, और भाई रोज़ाना की बुनियाद पे पागलों की तरह हमले करता है वहाँ पे जेल अमले पे। वो जेल सुपरिटेंडेंट से रोज़ाना की बुनियाद पर उसकी लड़ाई होती है, जेल अमले से लड़ाई होती है, वकीलों के साथ लड़ाई होती है। इवन के जब केसेस की समाअत चलती थी तब जजों से भी वो बंदा भिड़ जाता था। वो ज़हनी तौर पे जो है ना, इमरान खान एक डिस्टर्ब शख्सियत का नाम है और उनका दिमाग मुकम्मल तौर पे अब काम नहीं कर रहा। इसी वजह से तो आप देखें ना कि एक दिन इमरान खान कोई बात करता है, दूसरे दिन कोई और बात करता है। इमरान खान साहब कभी कहते हैं कि जी मुझे डील की ऑफ़र की गई और मुझे कहा गया 3 साल, और फिर बाद में इमरान खान कहा मैनू तो कभी किसी ने मुँह ही नहीं लाया। यही इनका इशू है बेसिकली। इमरान खान को खुद पता नहीं चलता कि वो एक दिन पहले क्या बात कर चुका है। एक दिन उसने कहा कर्नल साहब, उसको ये नहीं पता कि कर्नल साहब जो है वो रैंक उनका ज़्यादा बड़ा होता है या मेजर का। फिर उन्होंने कहा मेजर साहब, वो तो शुक्र है केस की समात मुक गई, नहीं तो अल्लाह की कसम है इस बंदे ने लांस नाइक तक आ जाना सी। मतलब इसने वो घूमते घुमाते सूबेदार और बहुत पता नहीं किधर किधर तक जाना था। ये भी नहीं पता कि बाद में वो कह देता कि जनाब सिपाही साहब, फौजी साहब, कुछ हो भी सकता था। तो ये इनकी ज़हनी हालत है। और जनाब अब मैंने वो दुबई वाला जो वाक़या है उसका जिक्र करना है, लेकिन चले पहले मैं आपको ज़रा 2/3 मेजॉरिटी का बता दूं। सर 2/3 मेजॉरिटी का मतलब ये है कि हुकूमत के पास आइनी तरामीम करने का भी हक़ हासिल होगा। वैसे तो हर असम्बली के पास ये इख्तियार होता है कि वो चाहे तो आइन में तरमीम कर सकती है, और लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास 2/3 मेजॉरिटी हो। लेकिन 2/3 मेजॉरिटी जो है वो मेरा ख्याल है कि शाज़ नाज़र बड़ा कोई कई दहाइयाँ गुजर गई शायद किसी के पास हो। यानी कि आइन में तरमीम के लिए हर हुकूमत को अपोजिशन को इशू टू इशू जो है वो मैनेज करना पड़ता है। लेकिन सर इस हुकूमत को अपोजिशन को मैनेज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त इस हुकूमत के पास 230 के करीब जो अराकीन असम्बली हैं उनकी स्ट्रेंथ है। तो इसका मतलब है कि इनके पास 2/3 अक्सरियत मौजूद है। अब मुझे नहीं पता कि क्या ये होना है या नहीं होना, लेकिन कौम यूथ के ये जो आप सोशल मीडिया ग्रुप्स नज़र आए इनको चेक कर लें, अगर किसी की वहाँ पर दस्तरस है तो। सर उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया है कि ये 2/3 मेजॉरिटी इनको इसलिए दी गई है कि इन्होंने एक बहुत बड़ी एक्सटेंशन के लिए कानून साजी करनी है, आइन में तरमीम करनी है। अब मेरा ख्याल है कि आर्मी चीफ को अगर एक्सटेंशन देनी पड़े उसके लिए तो ऐसी कोई आइनी तरमीम की अब ज़रूरत नहीं है, वो तो मामला हल हो चुका ना। तो फिर वो कौन सा ओहदा है कि जिसके लिए आइनी तरमीम जो है वो करना पड़ेगी? तो आप भी बताइएगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि शायद ये समझ रहे हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के हवाले से कोई तरमीम जो है वो की जा सकती है।
पता नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, आप भी ज़रूर बताइएगा। और सर अब आते हैं दुबई के वाक़या पे। देखें दुबई में बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो हसूल रोज़गार के लिए जाते हैं, और दुबई हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, और दुबई में ज़ाहिर है वहाँ पे कवानीन बड़े सख्त किस्म के भी हैं, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो अपने बच्चों के रिज़्क़ के लिए अपना दिन रात 24 घंटे जो है वो मेहनत करते हैं। अच्छी बात है जनाब। और ये लोग ज़ाहिर है पाकिस्तान से दुबई, और फिर जब कभी कोई अहम त्यौहार आता है तो इन्होंने दुबई से वापस पाकिस्तान भी आना होता है। और दुबई एक वक्त था कि वहाँ पे पाकिस्तानियों की बड़ी इज्जत थी, इनका मुकाम जो है बड़ा आला मुकाम था। दुबई एयरपोर्ट पे पाकिस्तान की जो फ़्लाइट्स थी ना, PIA की फ़्लाइट्स, वो जो अपना मुख्तलिफ़ गेट्स हैं ना, आपने जब रनवे पे जाना है तो जो अपना फर्स्ट 10 गेट्स थे उनमें पाकिस्तान के त्यारे जो हैं वो वहाँ पे उनको जो है वो लैंड किया जाता था। अब सूरत हाल ये है कि वहाँ पे 32 दरवाजे हैं और पाकिस्तान का नंबर 25 के बाद शुरू होता है, कभी 26, 27, 28, कभी 30 में भी चला जा सकता है। और इसकी वजह यह है कि हमने PIA का बेड़ा गर्क कर दिया है। PIA की सर्विस मेरा ख्याल है कि दुनिया की चंद बुरी तरीन सर्विस में से एक है। और कौन जाएगा फिर PIA पे? अब ये 11 मार्च जिस दिन दुबई में पहला रोज़ा था, पाकिस्तान में 12 मार्च को पहला रोज़ा था, उस दिन दुबई से पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट आनी थी 2:30 बजे, और लोग जो हैं वो ज़ाहिर है चेक इन के लिए कोई 2.5-3 घंटे पहले जाते हैं। लोग 12 साढ़े 12 बजे वहाँ पे पहुँच चुके थे, और इसीलिए कि जनाब फ़्लाइट आएगी और हमने अफ्तारी से पहले पहले घर पहुँच जाना है। लेकिन वहाँ पे त्यारा जो है वो 2:30 बजे तक एयरपोर्ट पे ही नहीं पहुँच सका। और इससे बड़ी बात ये कि दुबई एयरपोर्ट पे जो PIA का काउंटर है वहाँ पे माशाल्लाह कोई बंदा ही मौजूद नहीं था जो किसी को बता सके। अच्छा, ये वाक़या मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ, हमारे CO साहब जो हैं वो उस दिन वहाँ इसी त्यारे से फ्लाई कर रहे थे। हालांकि जिस दिन उन्होंने जाना था ना, यहीं ऑफिस में बैठे टिकट्स के लिए जो है वो सोचा जा रहा था कि कौन सी एयरलाइन जो है वो, लेकिन खैर किसी की टिकट ना मिली। जिस दिन उन्होंने जाना था उस दिन भी PIA की करवानी पड़ी। तो बहुत सारे दोस्तों का ये ख्याल था कि यार जलील बड़ा कर दे जे, ध्यान रखना। तो खैर वो जब वापस आए हैं तो उन्होंने कहा जी जड़ा जड़ा कह रहा सी ना 100% सच कह रहा सी। यार ये बेशरम तरीन लोग हैं PIA वाले। आप कम से कम वहाँ पे वो जो पाकिस्तानी जिन्होंने चलो गलती कर ली, टिकट करवा लिया, आप कम से कम उनको इन्फॉर्म ही कर दें। और आपने किसी का रोज़ा अफ्तार क्या करवाना था वो तो पता है हमें कि आपकी जो हालत हो चुकी है, सिर्फ PIA को दोनों हाथों से लूटने में आप लगे हुए हैं। अफ्तारी करवाना तो आपके बस की बात नहीं है। वो तो छोड़ें, वो तो लोगों ने वहाँ पे जो सूरत हाल थी, जो हशर नशर हुआ, लोग बद्दुआएं देते रहे PIA को, और PIA की वजह से पाकिस्तान को। ज़ाहिर है ना, ये अल्टीमेटली पाकिस्तान के लिए सारा कुछ हो रहा ना। तो जनाब वहाँ पे सूरत हाल ये थी कि वहाँ पे जब अफ्तारी का टाइम हुआ तब तक भी ना तो PIA का बंदा मौजूद था, ना किसी कोई बताने वाला था, ना कोई यहाँ पे उनको दिलासा ही देने वाला था। इवन कि वहाँ पे जो चंद मुखैर हजरात, वो जो ज़ाहिर है वहीं पे जिन्होंने इस फ़्लाइट में सफ़र करना था, उन्होंने उन लोगों की अफ्तारी के लिए जो कुछ वो कर सकते थे अपने अपने तौर पे वो किया। और किस्सा मुख्तसर ये कि जनाब वो फ़्लाइट जिसने 2:30 बजे फ्लाई करना था, वो फ़्लाइट रात को 9 बजे वहाँ से उसने टेक ऑफ़ किया, और रात 12 बजे वो लाहौर एयरपोर्ट पे उसने लैंड किया। इतनी तख़ीर, और इस तख़ीर के दौरान मज़े की बात यह है कि यहाँ लाहौर से जब हमने एयरपोर्ट इंक्वायरी पे फ़ोन किया और उन्हें पूछा कि जी ये फ़्लाइट जो आनी थी ये लेट है या कहाँ है, तो उन्हें भी कुछ इल्म नहीं था। इवन के उन्होंने बार बार पूछने बताया कि अल्लाह की कसम असी PIA वाले आप पूछने पे फ़ोन करके वो बंदा ही कोई नहीं चुकता पे फ़ोन। ये तो हाल है PIA का। ना सिर्फ PIA का, बल्कि आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि हमारे जितने भी सफ़ेद हाथी ना सरकारी अदारे, सबका ये हाल है। आप स्टील मिल को देख लें, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। PIA कभी दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में शुमार होती थी, पाकिस्तान स्टील दुनिया की बेहतरीन स्टील मिल्स में शुमार होती थी। आज हमने उनका बेड़ा गर्क कर दिया है। बेड़ा गर्क करने में सबसे बड़ा किरदार हमारा अपना है, आम आवाम का। क्योंकि जो भी सरकारी मुलाजम है ना, अल्लाह दी कसमें अपना काम करता ही नहीं। अगर किसी को मेरी बात पे ज़रा बराबर शक है ना, वो रमज़ानुल मुबारक के दौरान किसी भी छोटे से काम के लिए, इवन के कोई यूटिलिटी बिल पे करने के लिए, कहीं और नहीं, आप सिर्फ नेशनल बैंक चले जाएं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे सरकारी अदारे करते क्या हैं। वहाँ नेशनल बैंक में आपको बिल पे करने के लिए
घंटा घंटा 1.5 घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा। वहाँ का स्टाफ जो है वो माशाल्लाह गप्पों में मसरूफ़ रहेगा। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट अपना बैंक चले जाएं किसी और में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो वहाँ पे फौरी काम हो जाएगा। वजह क्या है? वजह फिर ये है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो काम करवाता है, अगर वो आपको पैसे देता है तो काम करवाता है। लेकिन सरकारी मुलाजम ये समझता है कि पाकिस्तान का पैसा मेरे प्यो का पैसा है, कम करने की लोड़ ही कोई नहीं। वो जाते हैं कागज़ काला करते हैं, मतलब कि अपनी हाज़िरी लगाई, खाता डाला और चलो जी टाइम गुजारा आ गए। तो फिर इसका हाल तो फिर यही है ना कि यार कि ये फिर सारे अदारे जो है ना इनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, ताकि अगर कोई प्राइवेटाइज करने के बाद कोई प्राइवेट मालिक होगा वो इनकी छांटी भी करेगा। इनको पता होगा कि हमने अपने बच्चों का रोज़गार लेके जाना है, खुदा दी कसम फिर हलाल खाना भी शुरू कर देंगे। लेकिन ये जो सूरत हाल है ना, ये पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। ये आज की नहीं, पिछले कई दहाइयों से ये सूरत हाल है और हम जानबूझ के यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर हम मिन हैसुल कौम अपने आप पर खुद एहतसाबी को इम्प्लीमेंट करेंगे तो पाकिस्तान ठीक होगा। अगर हम ठीक हैं तो खुदा दी कसमें मुमकिन ही नहीं साडा हुक्मरान गलत होवे, हमें खुद ठीक होना पड़ेगा, फिर इन पे प्रेशर डाला जा सकता है। क्योंकि सबसे पहले हम खुद काम चोर और फिर ये तो फिर अल्लाह की कहते ने अपना अल्लाह ही माला के फेरते। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।